हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। जयधारी माँ मम्मी। जयधारी माँ बेटे। जयधारी माँ टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज का लाइव मैं एक आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं यमुना पुष्ता में काम कर रही थी, यमुना पुष्ता was one of the largest slums of Asia। तो हम अपना डेली राउंड ले रहे थे। एक परिवार मिला। आर्थिक स्थिति का हाल मत पूछिए। वहां 8 बच्चे थे, सामान सब बिखरा हुआ। बात में से बात निकली। घर की महिला समझी कि मैं क्या पूछने जा रही हूँ, तो मैंने उनको पूछा 8 बच्चे? उन्होंने कहा नहीं दीदी, 16 हाथ। मैंने कहा नहीं, 8 जिंदगियां। आज भी चुभता है। 8 जिंदगियां, 8 सपने, 8 ख्वाहिशें, 8 पेट जिनको भूख लगी हुई है। यही सोच बदलनी है। यही सोच बदलनी है। आइए एक वीडियो देखते हैं हमारे आज के अतिथि पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित किया है। उन्होंने जन्म ही इस उद्देश्य के लिए लिया है। ये बात मेरे लिए इतनी मूविंग है जब उसने 16 हाथ बोले कि आज तक रूह कांप उठती है। आइए उन पे एक वीडियो देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी, आइए। No greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here.
into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I've felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So if not me, who else will do? Who will Nobel Prize? Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. It's going to take me 2 minutes to recover first from what happened and what I saw in Yamuna Pushpa and now this video. The pain is so real. But so is Kailash ji's संकल्प. आइए कैलाश जी, आइए, वेलकम. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहन जी और साइना जी दोनों को. आपका काम बहुत पूजनीय है और बहुत पवित्र है. बहुत धन्यवाद. और मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज भारत के करोड़ों बेटियों और बेटियों नहीं बल्कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत हमारी बहन किरण बेदी जी यहाँ मौजूद हैं. और उनकी बेटी के नाते आप जिस तरह की शुरुआत कर चुकी हैं अपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ आप युवाओं को जो प्रेरणा देने का काम कर रही हैं वो बहुत प्रशंसनीय है. सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू साइना जी. वेरी वेरी नाइस टू सी यू एंड टॉक टू यू टुडे. ये मेरी माँ की, थारी माँ की कृपा है, मेरे मम्मी की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे अब्बू की ब्लेसिंग्स हैं और आप एल्डर्स जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और सिर पे हाथ रख रहे हैं. जरूर जरूर. जब मैं इनको बहन कह रहा हूँ और आज से नहीं बल्कि कई दशाब्दियों से, तो आप तो बेटी की तरह हैं, इसलिए हमारा बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद आपके साथ है. जी जी. मम्मी आप शुरू करेंगे और वुड यू वांट मी टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? ये हम सब के लिए कैलाश जी आदर्श हैं.
और कई सालों से हम भी इनसे प्रेरणा लेते आए हैं। जितने भी फोरम्स में मैंने इनको सुना और देखा, ये बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत थे। और हमने ये समुंदर का काम करते थे, हम एक नदी बना के चलते थे। कैलाश जी, जब भी हम मिलते थे, आप समुंदर लेकर चलते थे, हम एक याद है, एक नदी लेके चलते थे। मैं भी, आमोद कंठ भी, याद है आपको? कई फोरम में जब हम मिलते थे, हम उस नदी को समुंदर समझते थे, लेकिन आप तो असली समुंदर है। जिस समुद्र कुछ तरीके नहीं से होता आपने बहन जी, समुद्र कुछ नहीं होता। नदियां जब मिलती हैं तब मिलके उसको लोग समुद्र कहने लगते हैं, और नदियों के बगैर समुद्र का अस्तित्व बेकार है। और आप जिस स्थिति में भी जब भी रही हैं, हम सबके लिए बहुत प्रेरणा और उत्साह देती रही हैं। We all complete each other. हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. Thank you for your blessings. कैलाश जी, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे बच्चे ने पूछा है। मम्मी ने 2 संस्थाओं को जन्म दिया। एक संस्था को जन्म दिया 40 years ago, एक को almost 26 years ago. We reach out to 10 to 15,000 lives every day in one way or the other. उनमें उन बच्चों में से एक कॉमन क्वेश्चन, दे ऑल आर वेरी कीन टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा, आपके बचपन से वो टर्निंग पॉइंट क्या था, आपको कब एहसास हुआ दैट दिस इज योर पर्पस, दिस इज योर पाथ? थैंक यू सो मच। मैं मध्य प्रदेश में विदिशा में एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरे पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में थे, और पुलिस वाले का बेटा होने का मुझे गर्व है, और आपको बेटी होने का गर्व है। तो हम लोगों का वैसे भी एक कोई डीएनए टाइप का रिश्ता है। तो इसलिए जब आपसे बातचीत हो रही है तो सवाल जवाब के रूप में नहीं, बल्कि परिवार में बैठ के बातचीत हो रही है। जी जरूर। तो जब मैं छोटा था, 5-5.5 साल का, और पहली बार अपने स्कूल गया, प्राइमरी स्कूल, ये सरकारी स्कूल था साधारण। तो मैंने अपने स्कूल के बाहर एक मेरी उम्र का बच्चा 5-6 साल का बाहर बैठ के जूते पॉलिश करते हुए देखा। He was a cobbler boy and sitting alongside his father. And when we were entering inside the school gate, he was looking at us. वो ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे कि हम उसको कुछ नए जूता पॉलिश करने देंगे या सुधारने देंगे। हम सब लोग नए जूते पहने हुए थे। तो मैं उसकी आंखों को देखते देखते अंदर गया, शायद उसकी सुनी और सवाल पूछने वाली आंखों को भी अपने अंदर साथ ले गया। और मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि मार्ट साहब कहते थे हम कि मार्ट साहब, ये एक बच्चा बाहर क्यों बैठा है, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि सब बच्चों को एक न एक दिन स्कूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं, मजदूरी करके मदद करते हैं माँ बाप की। तो मैं बहुत छोटा था, कुछ बोला नहीं। घर आके मैंने अपनी माँ से पूछा, बड़े भाइयों से पूछा, लगभग सभी ने ये बात कही। शायद मैं मान भी जाता, लेकिन हर रोज सवेरे मैं उस बच्चे को देखता था, और जब मैं लौटता था स्कूल से तब भी वो खुले आसमान के नीचे बिना छाते के बैठ के कुछ लोगों के जूते साफ करता था। इससे मुझे बहुत एक दुख भी हुआ और एक मन में आवेश भी या क्रोध भी आया, यूँ कह सकते हैं। मैं बड़ा विचलित हुआ, और एक दिन मैंने हिम्मत करके उस बच्चे से और उसके पिता से ये पूछ लिया। तो बच्चा तो बहुत he was shy, he could not answer, but the father replied। अब भारतीय हमारे आज से समझिए कि 50-55 साल पुरानी बात है, 55 साल पुरानी बात। तो वो अपना खड़े होके हाथ जोड़ के बोले कि बाबूजी, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मेरा बेटा स्कूल जाए, क्योंकि मेरे तो दादा परदादा पिताजी मैं सब बचपन से ये काम करते थे, और मेरा बेटा कर रहा है। फिर उन्होंने बहुत ही दयनीय, बहुत ही दर्दनाक आंखों से मुझे देखते हुए उसी आवाज़ में बोला, हाथ जोड़कर, बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग होते हैं, हम तो मजदूरी करने के लिए, यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अब मुझे जात पात का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है
क्योंकि हम लोग तो पैदा हुए हैं सपने देखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, बड़ा बनने के लिए, और कुछ लोग पैदा होते हैं इस तरह के काम के लिए। तो रोज रोज मैं उसको देखता था और रोज रोज मुझे दुनिया को देखने का एक नज़रिया मिला। फिर मैं बाहर भी देखने लगा और मुझे लगा कि बच्चे इस तरह की मजदूरी करते हैं, कहीं चाय की दुकान पे, कहीं सड़क पर भीख मांगते हैं, और मेरा मन में ये जो विचलन है, काइंड ऑफ डेस्परेशन एंड एंगर, ये बढ़ता रहा। लेकिन आई बिलीव इन एंगर, बट आई नेवर बिलीव्ड द एंगर शुड बी डिस्ट्रक्टेड, शुड बी वायलेंट, शुड बी रिवेंज। ये बैठी हैं बहन जी, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नारियल की तरह हैं, ऊपर से इतनी पूरी आवेश में रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा भीतर जाएंगे, बात करेंगे तो लगेगा कि ये उतना ही तरल हैं अंदर से, भीतर से। तो इसी तरह, so I that was my first spark, in fact, and I started feeling that something is wrong somewhere. Whatever is said to us by our teachers, even by our parents and other people, it could be the complacency, it could be a kind of ongoing thought कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, भाई ऐसा क्यों होता है? तो मैं सवाल पूछने के लिए तैयार रहने लगा, और मैं नए नए सवाल सोचने लगा अपनी आंखों में, अपने जुबान पर। यहाँ से शायद इसकी शुरुआत हुई, और लोग अब पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या आपके माता पिता ने ये कहा था? माता पिता ने तो नहीं कहा था। सो आई वुड कॉल इट ए काइंड ऑफ फर्स्ट इग्निशन ऑफ कंपैशन। मुझे बहुत करुणा में भरोसा है, क्योंकि सभी धर्मों की बुनियाद करुणा पे टिकी है, सारी क्रांतियों की बुनियाद करुणा पे टिकी है। तो शायद मुझे वो पहला करुणा का आभास हुआ, जो मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझा। तो यहाँ से शुरुआत हुई साइना जी। आपकी लाइफ का पर्पस ही ये है, आपकी लाइफ इज फॉर दीज चिल्ड्रन। 90,000 बच्चे बच चुके हैं, 90,000 बच्चे। लेकिन देखो, 90,000 एक संख्या है जिससे लोगों को पता लगता है, लेकिन मैं एक माँ की तरह सोचता हूँ, मैं एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह सोचता हूँ कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी लौट के मेरे पास आती है तो मुझे क्या महसूस होगा। अगर कोई मुझसे अपनी बेटी या बेटे को एक दिन के लिए अलग कर ले तो मैं ज़मीन आसमान एक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसे हज़ारों बच्चों को जब हमने उनकी माँओं की गोद में पहुँचाया, जो ये भूल चुकी थी, आई थिंक दे हैव लॉस्ट द होप दैट दे कैन एवर हग देयर चाइल्ड। तो अब 5 साल, 10 साल, 8 साल बाद जब वो बच्चे उनको मिलते हैं, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई राजनीतिक रूप से या किसी और विचारधारा से प्रेरित नहीं था। मैं स्पिरिचुअल किस्म का आदमी हूँ, इसलिए आई थिंक दैट आई एम ड्रिवन बाय ए डीप स्पिरिचुअल पावर एंड सेंस, इन दैट सेंस। तो करुणा को भी मैं एक अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी ही मानता हूँ। तो मैंने बहुत पढ़ा लिखा, भारतीय ग्रंथ भी पढ़े और संस्कृत पढ़ी कि मैं वेदों को या शास्त्रों को समझ सकूं। उर्दू थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन इतनी नहीं पढ़ी कि मैं फिर बाद में अरबी पर पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ सकूं, लेकिन मैंने हिंदी में उसका तर्जुमा पढ़ा। तो ये मेरा रुचि थी बचपन, मतलब किशोरावस्था में। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार कुछ बच्चों को आज़ाद कराने में सफलता पाई, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही आज़ाद हो गया हूँ भीतर से। मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, इमेंसिपेशन वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। हम बहुत घर में धार्मिक होने के साथ साथ राष्ट्रवादी उस तरह के थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी, ये सब हमारे घर की परवरिश का हिस्सा था। तो हमने आज़ादी के बाद में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आज़ादी के दीवानों के बारे में पढ़ा था मैंने। लेकिन जब हमने खुद बच्चों को जब आज़ाद कराना शुरू किया, तो ये लगा कि आज़ादी की क्या कीमत है, आज़ादी क्या चीज़ है, क्या अनुभूति है, क्या फीलिंग है। और पहली बार एक बहुत डेस्परेट फादर केम टू मी एंड ही नॉक्ड ऑन माय डोर एंड ही जस्ट वांटेड दैट आई शुड पब्लिश। दैट टाइम आई वाज पब्लिशिंग ए हिंदी जर्नल, संघर्ष जारी रहेगा,
So his expectation was that I'm going to write something about his story. The story was so pathetic. जब वो नए नई उसकी शादी हुई तो उसको ले गए उसके कुछ दलाल लोग और अलीगढ़ के एक गांव से उनको कई परिवारों को लेके और पंजाब में सरिंद में गुरुद्वारा है, सरिंद के पास एक ईंट के भट्टे पर वो काम पे लगे रहे और 17 साल तक उनको वहाँ से आज़ादी नहीं मिली और 15 साल की उस आदमी की बेटी हुई। उस आदमी का नाम था वासल खान। वासल खान की बेटी साबो को वो दलाल लोग वो जो मालिक लोग थे वो वेश्यालय को बेचने वाले थे और उसकी कीमत लगाई जा रही थी। किसी तरह वो नहीं हो पाया सौदा, तो वो आदमी भाग के किसी तरह हमारे पास आया। ये बात 1981 के मार्च के महीने की है और जब मैं उसकी कहानी लिख रहा था तो मैंने सोचा कि अगर ये मेरी बेटी या मेरी बहन होती तो मैं क्या करता। 26 साल का था मैं, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इसको कुछ भी हालत होगा मैं छुड़ाऊंगा। तो मैंने कहा वासल देखो, हम तुमको छुड़ाएं, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे परिवार को छुड़ाएंगे, लिखने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि उस वक्त अगर बहन जी दिल्ली की पुलिस कमिश्नर होती तो मैं हिम्मत करके सोचता कि सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं, लेकिन वहाँ या पंजाब की होती डायरेक्टर जनरल पुलिस की। तो खैर कुल मिला के हुआ कि हम गए वहाँ, हमारी पिटाई हुई, हमको भगा दिया, वासल खान को पकड़ा गया, हम लौट के आए और हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कुछ मित्रों की मदद से, कुछ वकील मित्रों की मदद से, और उस दिन वो 2-3 हफ्ते के अंदर ही वो सब बच्चे बड़े सब छूट गए। 36 लोग थे उसमें से और सबसे प्यारी हमारी ये जो साबो थी 15 साल की बहन, उछल उछल के सड़क पे कूद रही थी। हाईकोर्ट से जब हम मंडी हाउस के पास हमारा एक कमरे का ऑफिस था, वहाँ ला रहे थे तो वो इंडिया गेट के पास गाड़ियाँ हॉन्क करे जा रही हैं और बच्चे उछल रहे कूद रहे, और मैं आज़ादी को महसूस कर रहा हूँ कि ये देश की आज़ादी है मेरे लिए। और जब वो गले से बार बार चिपट के अपने बाप से चिपटती थी और उसकी आंखों में आंसू आते थे और बाप भी रोने लगता था, खुशी के आंसू, वासल खान, और सब बच्चों और माओ की हालत ये थी। तो मुझे लगता है कि आई वॉज एबल टू फील गॉड इनसाइड मी, आई वॉज able to feel liberty inside me. I could feel that when the tears rolling down on the cheeks of those mothers, it was the glimpse of God. ईश्वर को आप कहाँ कैसे देखेंगे? कई तरीके हो सकते हैं देखने के लिए, लेकिन मेरे लिए वही तरीका सबसे अच्छा लगा जो आपने कहा कि वही जिंदगी का मकसद हुआ। तो आई एम थैंकफुल टू वासल खान who came for some help and he has given me the path, and so was my beautiful sister साबो। जी कैलाश जी, मैं मम्मी को भी ये बात बताती हूँ और आपको तो बात आप ही की जो टीम के मेंबर हैं राकेश जी, उनसे बात हो रही थी। एक इंसिडेंट सामने आया जी। एक बच्ची भीख मांग रही थी, छोटी बच्ची, तो भीख नहीं मिली। शीशा नीचे करा किसी ने और बोला जाओ यहाँ से, खैर जो भी रवैया होता है। तो उस बच्ची ने पलट के बोला अच्छा भीख मत दो, खरीद लो। उस बच्ची ने बोला भीख मत दो, खरीद लो। फर्स्ट टाइम देयर इज माय वॉइस इज कांप रही है बिकॉज दिस पेन इज सो रियल। आप ऐसे बच्चों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, प्लीज टेल अस ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्या है, इनकी अहमियत क्या है, ये कैसे होते हैं, प्लीज टेल अस। देखिए हमारे संविधान में बहुत अच्छी और महान बातें हैं और कानून बनने में जो बॉन्डेड लेबर का लॉ था उसमें कई साल लगे। 1950 में हमारे संविधान में आज़ादी की बात थी, लेकिन 1976 में जाके बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट बना और 1986 में जाके चाइल्ड लेबर का कानून बना। नहीं तो अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ इधर उधर के प्रोविजंस थे, लेकिन इंडिया का अपना लॉ चाइल्ड लेबर के खिलाफ 1986 में बना। तो थोड़ा कमज़ोर लॉ था वो, लेकिन अब इस सरकार के दौरान उसमें परिवर्तन करके उसको बहुत सख्त और मजबूत बनाया गया है। तो कानूनी तौर पर तो इस तरह की कोई भी चीज़ अपराध है,
लेकिन सामाजिक चेतना के अभाव में कई बार स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण, लोगों में जानकारी ना होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये मानते हैं कि बच्चे हैं तो इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, कई घंटे काम किया जा सकता है, ये घर भागने की नहीं कोशिश करेंगे, इनको फैक्ट्री के अंदर, खदान या टोटे के अंदर रखा जा सकता है, और कई बार उनके साथ यौन शोषण भी आसानी से हो जाता है, वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, या कोई यूनियन नहीं बना सकते, वगैरह वगैरह। तो लोग, ये सब कारण हैं उसके। तो जब ऐसी हालत में बच्चों को बहला फुसला के, चुरा के लोग लाते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं कई बार, तो माँ बाप या तो धोखे में आ जाते हैं। जब बहला फुसला के लाते हैं तो साल 6 महीने में माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा आएगा आएगा, नहीं आता तो वो फिर हमारे पास या औरों के पास जाते हैं। और तो 1981 में ये पहला वाकया था वासल खान और सावो का, जो डॉक्यूमेंटेड है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में। सिविल एफर्ट के जरिए, सरकारी कानून के जरिए तो कई चीज़ें होती रहती थी पहले। भारत में तो वो भी उतनी आसान नहीं थी, होती भी नहीं थी। 86 में 1976 में कानून बना तो 77 तक वो कई बॉन्डेड लेबर छुड़ाए गए थे इंदिरा जी के समय में, और इसके बाद फिर वो बात आई गई होकर रह गई थी। लेकिन फिर हम लोगों ने, कुछ मित्रों ने मिलकर चाइल्ड स्लेवरी या चाइल्ड बॉन्डेड लेबर पर जोर रखा। तो जब माँ बाप कई बार हमारे पास शिकायत भेजते थे या हमें औरों से पता लगता था, तो फिर हम तैयारी करके वहाँ पर रेस्क्यू करने जाते रहे हैं। अब मैं तो नहीं जा पाता हूँ क्योंकि लोग मुझे पहचान जाते हैं, तो फिर वो कोई सेल्फी लेने लगता है कि पुलिस वाले ही कह देते हैं कि कैलाश जी आप कहाँ चक्कर में पड़े, हम कर देते हैं, तो वो कर देते हैं। तो लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल था 80, 81, 85 में, तो बहुत ही टफ काम था। एक घटना में सुनाता हूँ इसको समझने के लिए कि 2004 में हमारे पास नेपाल की कुछ माएँ आईं जिनकी बच्चियों को एक सर्कस में इंडिया में गुलाम बना के रखा गया था, और बहुत बुरी हालत उनकी थी, क्योंकि उनमें से कोई भाग के गया था, तो उसने बताया कि बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उनको बहुत बुरी हालत में नरक में जी रही हैं वो लड़कियाँ। तो माँ बाप धक्के खाती रही थी 2-3 साल से, लेकिन उनको कहीं पता नहीं लगा था, क्योंकि वो सर्कस वाले अपना नाम बदल लेते थे या किसी और को बेच देते थे उन लड़कियों को। कलाकार बहुत महंगी बिकती थी। तो हम को पता लगा कि वो जो सर्कस मालिक है वहाँ का बहुत माफिया टाइप का आदमी है, और वहाँ की तत्कालीन सरकार के साथ भी उसकी बड़ी मिली भगत थी। तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने खुद फैसला किया कि मैं और मेरा बेटा भुवन वकील है, बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, सारी चीज़ों में काम करता है सरकार के साथ भी। तो हम लोग सब चले गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो पहले से उन लड़कियों को गायब कर दिया गया, और मालिक और एसडीएम और लोकल जो थानेदार था वो हमको बेवकूफ़ बना के अंदर तक ले गए कि चलो हम दिखा देते हैं। तो जितने प्यार से, मोहब्बत से हमें वो ले गए। अब मुझे हज़ारों बच्चों को छुड़ाने का और संघर्ष झेलने का अनुभव था। तो मैंने अपने सब साथियों से कहा कि यहाँ हमला होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कर रहे हैं व्यवहार, वो बहुत धूर्तता भरा है, चालाकी भरा है। तो जब हम गए वहाँ, तो थोड़ा बहुत पुलिस वाले की जीन्स होने के कारण भी ऐसा रहा होगा कि हम समझ जाते हैं इन चीज़ों को। तो अंदर पहुँचे और अचानक जो है गाली गलौज शुरू कर दी। उस मालिक का लड़का भी मालिक ही था, तो वो उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और मेरी एकदम सामने अड़ा दी। संयोग से एक कैमरामैन जो एक आज तक टेलीविज़न चैनल का है, तो वो भी हमारे साथ था। तो कैमरा चला जा रहा था वो, और वो लाइव करने वाला था। तो वो थानेदार ने बजाय मुझे बचाने के, वो तो मिली भगत थी सबकी, एसडीएम भी उसमें शामिल था, तो उसको इशारा किया, रुक रुक रुक, कैमरा चल रहा है, रुको रुको भाईजान, रुको भाईजान। तो वो भाईजान थोड़ा सा पीछे हटे और कैमरामैन पे लपक के उसको तोड़ने लगे। इतने में हमें कुछ क्षणों का मौका मिल गया, हम इधर उधर बिखर गए। और लेकिन तब भी उसने गुस्से में कहा कि भाग रहे हैं, इनको मारो। तो हम सबको बुरी तरह पीटा और सड़क तक हम आ गए। तो मैं और भुवन और एक हमारा साथी कार्यकर्ता गोविंद नेपाली, वो तीनों घायल होकर नीचे गिर गए और हम खून में पड़े रहे। उठते भी नहीं मन रहा था।
मेरे सिर में बहुत चोटें थी, पैर में चोटें थी, मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी में चोटें थी, खून सब तक पड़ा हुआ था। तो किसी ने फिर राहगीरों ने आके हमको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये बड़ी खतरनाक घटना है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कई बार हमले भी हुए हैं, हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं, शहीद धूमदास और शहीद आदर्श किशोर। तो ये चलता रहा, लेकिन आज़ादी की कीमत मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी न किसी को तो चुकानी पड़ेगी। हमारी मानसिक आज़ादी, हमारी आर्थिक आज़ादी, हमारी राजनीतिक आज़ादी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मिली है वहाँ कीमतें लोगों ने चुकाई हैं। तो हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं, अगर हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े तो ठीक है। लेकिन हमारी पत्नी इस मामले में बहुत, सुमेधा जी, उनका ये रहा कि जब मैं और मेरा बेटा वहाँ पर आईसीयू में भर्ती थे, पिटा के जो लोग हमें अस्पताल में छोड़ाए थे लखनऊ में, तो उन्हें पता लगा यहाँ आश्रम में हमारा वो पुनर्वास का केंद्र देखते हैं, तो सुमेधा जी दूसरे दिन पहुंची और डर के वो कह सकती थी कि या बेटा या पति में से एक ही आदमी ये काम कर सकता है, दोनों को हम शहीद कैसे होने देंगे ऐसी चीज़ों के लिए। लेकिन उन्होंने हम दोनों को बहुत हिम्मत बनाई और कहा कि बहुत बधाई तुम लोगों को। और मुझे जब होश आया तो मैंने भुवन को कहा कि बेटे तुम, उसी ने कहा कि लगता है पिताजी आपको बहुत दर्द हो रहा है या ठीक ठाक हैं। मैंने कहा मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, और जब तक हम जिंदा हैं तो हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं है, जिंदा हैं तो दोबारा से ये करेंगे। और हम लोगों ने वो जारी रखा। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे बड़ा फायदा था कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो आवाज़ है वो फैलती है। कानून का इस्तेमाल करके हमने हमेशा किया, हमेशा हम कोशिश करते रहे कि जो बॉन्डेड लेबर लॉ है, चाइल्ड लेबर लॉ है, और अब जुवेनाइल जस्टिस वाले कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं, उनका पूरा का पूरा, अब पॉक्सो भी कई मामलों में हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बच्चियों के साथ यौन शोषण भी हुआ होता है, बाल मजदूरी करने वाली बच्चियों के साथ, या रेप के कानून भी। तो कानूनों का इस्तेमाल जरूरी है। कानून अगर रखे रहे तो वो किताबी पढ़ने लिखने की चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन कानून को इस्तेमाल करने के लिए कुछ हाथों की ज़रूरत है, और अगर वो हाथ हमारे नहीं होंगे तो किसके हाथ होंगे। अगर हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, तो हमें हाथ बनना पड़ेगा। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस होते रहे। इसका फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि भले ही 90,000 बच्चे छूटे, लेकिन लाखों बच्चों को मालिकों ने डर के मारे बाद में हटा दिया वहाँ से। जब हम एक जगह रेड करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो आसपास की 10-20 फैक्ट्रियों के बच्चों को वो चुपचाप घर पहुँचा देते हैं मालिक लोग डर के मारे। फिर लाते होंगे थोड़ा बहुत घेर घार के, लेकिन काफ़ी इसका असर पड़ता है। और जो बच्चे घर लौटते हैं उनमें आत्मविश्वास जगता है। आज़ादी के लिए जो हमारी आत्मा है भारत की, स्वतंत्रता, उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, और व्यवस्था में, संस्था में भरोसा पैदा होता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, उनमें भरोसा पैदा होता है। जी, मैं मम्मी पे भी आऊंगी। मैं आपसे एक अपने दिल की एक बात करती हूँ। जुल्म देखकर गुस्सा आना चाहिए, जुल्म देखकर। और आई एम रियलाइजिंग कि जिनको सही मायने में जुल्म देखकर गुस्सा आता है, they become more compassionate, they become more giving, but that needs dedication, devotion and hard work. मम्मी ने, जब मम्मी तिहाड़ जेल उनको वो पोस्टिंग मिली, सबने सोचा कि ये पोस्टिंग दे दो, चलो दे दो दे दो। वो बना आश्रम, और इंडिया विजन फाउंडेशन का जन्म हुआ जब मम्मी को वो बहुत प्यारे कर्तव्य के लिए माँ की कृपा से वो मैग्सेसे अवार्ड मिला। अब उन्होंने उस अवार्ड को क्या किया, इंडिया विजन फाउंडेशन का जन्म उस अवार्ड से हुआ। 6 साल की उम्र तक बच्चा अंदर अपनी माँ के साथ रह सकता है, उसके बाद नहीं। वो बच्चा कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। तब मम्मी ने वो काम शुरू करा, एंड मैं आपके टीम मेंबर्स के साथ बात कर रही थी, देयर इज लॉट्स टू डू।
there's a lot of work to do. हमें आप बताएं, because आप और कैलाश जी, you are a voice for the voiceless. Our children are voiceless. You both are a voice for the voiceless. और जुल्म देखकर गुस्सा आना चाहिए. जी एकदम. हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र है, प्रार्थना है, जो कई बार जब ये यज्ञ होता है, हवन होता है, उसके बाद प्रार्थना कही जाती है. उसमें कुछ बातें हैं, जिसमें एक बात है सहो असी सहो मई देही. हे ईश्वर, आप इंक्लूसिव हैं. गॉड, यू आर द सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी इज योर कोर कैरेक्टर. सो प्लीज मेक मी इंक्लूसिव. सहो असी सहो मई देही, बहुत सिंपल है. इसी तरह उसमें है मन्यु रसी मन्यु मई देही. ओ गॉड, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एंगर. मन्यु का मतलब होता है सात्विक आवेश. आप सात्विक आवेश से भरे हुए हैं, आप मुझे भी आवेशमय बनाइए. मेक मी एंग्री विद पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी. वो बात हमारे यहाँ हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सोच के कही है. तो मैं भी कहता हूं कि हम अन्याय को देखकर, बुराई को देखकर अगर गुस्सा नहीं होते तो हम बुराई का समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में खड़े रहते हैं. और अगर उस गुस्से को हम लोग किसी विचार में, if we are not able to convert our anger into idea and eventually idea into action, then we are supporting that crime, we are supporting that injustice, and that cannot be tolerated and must not be tolerated. Absolutely. मम्मी आप बताएं मम्मी, आप बताएं अपना वो एक्सपीरियंस. इससे बेटर क्या डेफिनेशन ऑफ एंगर हो सकती है? इससे बेटर क्या? कैलाश जी एक symbol of how do you use anger positively. It's a positive energy to change. इन्होंने अपने गुस्से को ये बदला कि अन्याय क्यों, और अगर मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो मैं भी इस अन्याय का हिस्सेदार बन जाऊंगा. उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई. जब उन्होंने अन्याय देखा तो उन्होंने आवाज उठाई. और जब ये छोटी उम्र में थे, अपने अंदर से पैदा हुए. ये तो मुझे लगता है ये इस जन्म इन्होंने इसी चीज के लिए लिया था, क्योंकि छोटी उम्र में ही जाकर उन्होंने देखा अपने स्कूल में जाके कि ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, जूता की पॉलिशी कर रहा है, और या इसी के लिए क्यों रह रहा है. या उन्होंने डेथ एक अपने लिए, यू नो व्हाट, ही वाज नियर डेथ. इन्होंने वो जब सर्कस का काम हटाया, इट वाज अ नियर डेथ. ये तो बच गए, क्योंकि हल्का सा भी और इनको घाव लगता तो कैलाश जी नहीं होते. भगवान ने इनको जन्म इसलिए दिया था. इन्होंने अपने जन्म का पर्पस पहचाना, अंदरूनी जन्म से लिया कि एक तो संस्कारी अच्छे थे, एक तो पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं तो संस्कार अच्छे हुए. एक माँ इनकी बहुत मूल्यवान थी, पढ़ी नहीं है लेकिन मूल्यवान. तो किसको पढ़ा लिखा करते? मैं कहूंगी पढ़ा लिखा वो व्यक्ति जो मूल्यवान, और जो अमूल्य है वो अनपढ़, वो सबसे पहले अनपढ़. तो मैं समझती हूँ कैलाश जी हमारे लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए उदाहरण है कि जिसको गुस्सा अन्याय के खिलाफ नहीं आता, वह अन्याय का हिस्सेदार बन जाता है. शर्म आनी चाहिए उसको अगर उसको गुस्सा नहीं आता अन्याय के लिए, क्योंकि जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा अन्याय पर, आप चेंज कर ही नहीं सकते. प्रिजन में यही हुआ था. आपने क्योंकि प्रश्न उठा लिया, प्रिजन में यही हुआ था. मेरे में यही प्रॉब्लम, यही इशू था कि ये मेरे बच्चे, ये जो प्रिजन के बच्चे, जो इंडिया विजन फाउंडेशन की आप बात कर रहे हो, कैलाश जी जानते हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्कूल क्यों खोले, उन बच्चों के लिए पढ़ाई, क्योंकि ये गुस्सा आया था कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे. तो कैलाश जी ये आवाज आपको ये भी लेनी होगी कि ये प्रिजन के बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है कि ये प्रिजन का बच्चा अगर माँ उसकी बाप, तो कैलाश जी आई थिंक दिस इज अनदर प्रोग्राम फॉर यू टू टेक ओवर. ये टेक ओवर करिए, ये जो हमारी संस्था, और ये वी नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दैट, कि जो प्रिजनर का बच्चा है वो जब 6 साल की उम्र हो गई उसकी, या 4 साल उम्र हो गई रूल के अनुसार, वो कहाँ जाएगा? हाँ, चिल्ड्रन होम जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन कई नहीं जाने देते. कई पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही अवेलेबल ही नहीं है,
तो वो बच्चा, वही तो बच्चों को इंडिया विजन पढ़ाती है। मैं समझती हूँ वी नीड टू लुक एट दिस। ये गुस्सा आपको आना पड़ेगा कि हमारा, और वो हम मॉनिटर कैसे करें। हमको ऐसा सिस्टम अब लाना है, उसको मॉनिटर कौन करे कि जो प्रिजनर का बच्चा बाहर आया है, क्या वो स्कूल में है, उसकी फीस कौन दे रहा है, उसका हॉस्टल कौन दे रहा है, चाइल्ड केयर उसको कर रही है। आई थिंक ये एक और एरिया आपकी संस्था को एक अंडर प्रोटेक्शन ले लीजिए, और जो मैं आप इसमें अपना योगदान दे सकती हूँ मैं दूंगी। मैं साइना ने एक बहुत बड़ी चीज उठाई है, मैं समझती हूँ एक इस प्रोग्राम के थ्रू, मुझे नहीं मालूम था ये उठाएगी, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे भी आपकी मदद चाहिए इसमें, कि हम कैसे बच्चों को भी संभाल सके सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान में। और लेट मी टेल यू, दिस इज आल्सो नीड फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया में ही प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये इशू एड्रेस नहीं हुआ। व्हाट डू वी डू विद द प्रिजनर्स चाइल्ड इन प्रिजन? या तो स्कूल हो उसका, स्कूल के बाद स्कूल हो उसका, या उसको सिक्योर होम। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड वाइड अनअटेंडेड प्रॉब्लम, एंड नोबेल लॉरिएट लाइक यू कैन कंबाइन। आप इसको जोड़ लीजिए और प्रिजनर के बच्चे को भी अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा ये झंझट खत्म होता है ये कोरोना वगैरह का, तो साइना जी आपके साथ मिलकर इस पर बात करेंगे हम, और बहन जी का भी सहयोग और आशीर्वाद लेंगे, लेकिन हम लोग मिलकर इसको करते हैं, इसको we'll take it forward। जी, and thank you that you are safe and healthy। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, और जब उद्देश्य इतना नेक हो तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब करते हैं हार्ट स्पेस की बात। यू आर फुल ऑफ हार्ट, मम्मी इज फुल ऑफ हार्ट, बातचीत इज फुल ऑफ हार्ट। वी विल शो यू अ लिटिल क्लिप जो हमने आपके लिए बनाया है। हार्ट स्पेस कहते हैं उसको, देखते हैं जी। जी अच्छा, full of love everywhere. Thank you. You love life. You love life. Yes, yes। कैलाश जी, दिस बहुत इज अच्छा तरीका है, आपने वो हार्ट। दिल का चिन्ह बना के और ये सब बातें उसमें जोड़ी हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूंगी, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी टीम बहुत ब्लेस्ड है। वो आपकी टीम का पता चलता है कि मैं एक स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, व्हाट हैपेंस बिहाइंड योर बैक इज योर टीम, एंड आपकी टीम बहुत केयरिंग है। सो इट्स बीन वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। यस जी, लेकिन ये है बिल्कुल सही बात कि मेरी वजह से टीम नहीं है, टीम की वजह से मैं हूँ, और यहाँ तक जो भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ बिल्कुल किसी औपचारिकता की, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कर्टसी और ह्यूमिलिटी, इट्स द रियलिटी। द पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ, और इसके बाद भी वो लाइन लगी रही, लोग डर के भागे नहीं, माफिया लोग, मालिक लोग हमले करते रहे, हमारे घर में, हमारे दफ्तर को जलाया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये हुआ, लेकिन वो वही टीम है जिसकी वजह से मैं हूँ, उस किस्म की टीम है। अब आपके लिए एक सरप्राइज है, आपका रियल हार्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा रियल हार्ट तो सुमेधा जी के पास है, ज्वाइन कैसे करेगा? आ गए। अरे वाह, आप लोग आप सुमेधा जी से मेरी अभी बात हो रही थी, मैं उनसे कह रहा था कि मेरे साथ आके ज्वाइन करो और देखो बढ़िया बातचीत होती है, लेकिन वो मुझे बताए नहीं, मतलब
ये जो 80s की महिलाएं है ना बहन जी, जब ये सब युवा थी, तो ये आपके आदर्शों से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि आपकी बात मानती है, पति की बात नहीं मानती। ऐसी मेरे ख्याल से लाखों महिलाएं होंगी। माँ की कृपा से I see the love in your eyes. You're like a youngster who's so happy to see his. Not like youngster, I am youngster. Yes, you are young. Sorry. सुमेधा जी, when you जयधारी माँ, जब आपने कैलाश जी के साथ शादी करी, मास कृपा, दिस इज अ ट्रू मैरिज, 7 जन्म आप एक साथ रहे। आई प्रे आप 7 जन्म एक साथ रहे, बिकॉज आई फील द लव while just seeing the videos. I feel तो जिंदगी तो बहुत अलग चीज है। I feel the love just by reading and the way he talks about you. पहला शो है जहाँ मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि मैं इतनी भावुक हूँ, क्योंकि आप दोनों की जिंदगियां इतनी इंटेंस है। जब आपने शादी करी कैलाश जी से, आपको पता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रूटीन लाइफ। You embraced it all completely. और दुख सुख आंधी तूफान, you are there. You are his pillar of strength in every aspect. True. आप बोलें कुछ उनके लिए? क्यों कुछ भी क्यों 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 तूफान को आपने एम्ब्रेस किया, बताओ। ये तो पता नहीं, ईश्वर ही चाहता था जी। हमारे माध्यम से बच्चों का कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि ये भी बच्चों से प्यार करते थे, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। तो लगता है ईश्वर ने चाहा, क्योंकि कहाँ विदिशा कहाँ देवी, बड़ा मुश्किल था मिलना भी। तो पर ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई कि हम मिले, एक बार मिले, यही महीना था अक्टूबर का, 2 अक्टूबर के दिन पहली बार हमारे घर आए थे ये। अच्छा। हमारी मैगजीन निकलती थी ज्ञान प्रकाशन, तो उसमें ये लिखते थे। पहले छोटे थे, पर हमें लगता था कि कोई बहुत बुजुर्ग मती लेखनी है ये। तो ये जब आए, उन्होंने अपना नाम बताया, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही कैलाश सत्यार्थी है। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई। पहली बार सब वो कैलाश सत्यार्थी बन चुके थे, पहले तो कैलाश शर्मा जी थे सुमेधा जी, तो ये तो सत्यार्थी बन चुके थे। हाँ जी, पर वो कॉलेज में नाम हो चुका था शर्मा, पर वैसे कैलाश सत्यार्थी के नाम से ही लिखते थे लेख वगैरह। See how he surrendered his name. He surrendered his Sharma and created his own Satyarthi name. Yes. ये For थोड़ा his सा आपके सामने शर्मा रही है। असली बात ये है कि ये उस मैगजीन की एडिटर थी और मैं लिखता था उसमें। तो हाँ। मुझे हर एक लेखक को होता है कि एक ना एक दिन एडिटर से मुलाकात हो जाए, और एडिटर इतनी खूबसूरत हो तो बात ही क्या है फिर। तो वो इनके छपते रहते थे उनकी मैगजीन में फोटो वगैरह। तो मैं तो उसी नजरिए से एक मिला इनसे, दिल्ली आया तो मैंने सोचा एडिटर से मिला जाए। लेकिन जब मैंने अपना बताया तो ये इन्होंने भगा दिया दुत्कार से कि क्यों मजाक करते हो यार, ये लड़के आते रहते हैं ऐसे ही। और मैं उस वक्त कितना साल का था, 22-23 साल का था। और ये सोच रही थी कि 50-60 साल का आदमी होगा, 70 साल का होगा, जो इस तरह के कुछ गंभीर लेख लिखता है समाज के, देश के, दुनिया के बारे में। तो बात आई गई होकर रह गई, लेकिन मैं भी जरा जिद्दी आदमी हूँ, मैंने सोचा देखा जाए क्या होता है। तो इनका भी नेचर कुछ इसी तरह का है, ये बड़ी कठोर ऊपर से हैं लेकिन भीतर से कोमल हैं। तो मैंने कहा मैं पिताजी से मिल के जाऊँगा आपके, क्योंकि वो उसके पब्लिशर हैं। तो पिताजी से किसी तरह मुलाकात हुई, ये तो चली गई। तो पिताजी को भी शक था कि ये लड़का सही है या यूँ ही बेवकूफ़ बना रहा है। तो उस समय ये नटवर लाल वगैरह बहुत चल रहे थे ना भारत में। तो बातचीत हुई तो उनको लगा कि ये तो ठीक लग रहा है, ये वही है। तो उन्होंने बातों बातों में पूछा कि तुम कहाँ ठहरे हो, तो नौजवान दिल्ली आए हो। तो मैं ठहरने वाला तो एक दोस्त के यहाँ था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा है अंकल जी की अभी तो कुछ ठिकाना नहीं है। तो
मैं जरा सा ये देख रहा था कि अगर उनके दिल में कुछ प्यार जागा है तो शायद वो कह दें कि चलो हमारे साथ ही ठहर जाओ, दिल्ली आए हो तो। उन्होंने ये कह दिया। उनकी गाड़ी में बैठ के हम चले गए। वहां पहुंचे तो सुमेधा जी देखी तो इनका पारा और आग बबूला हो गया कि मुझे बेवकूफ बना रहा था ये लड़का, मेरे पिताजी को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब बैठे थोड़ा बहुत बातचीत हुई तो फिर जान पहचान बढ़ी और पता लगा कि ये शादीशुदा नहीं है। पता लगा कि इनके पीछे कई लड़के दीवाने हैं लेकिन ये किसी के साथ एंगेज नहीं है। तो सब मिला के जब पता लग गया तो बात आगे बढ़ती चली गई और शादी हो गई। वो भी काफी बड़ी संघर्ष गाथा है जो मेरी ऑटोबायोग्राफी में लिख चुका हूँ, वो आएगी बहुत जल्दी तो उसमें पता लगेगा। लेकिन इस तरह शुरुआत हुई। बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। और आपका जो एक बहुत प्यारी सी बात है, आप दोनों एक और रूप, रेस्क्यू ऑपरेशंस में तो वो हमेशा आपके साथ, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आश्रम की बागडोर उनके हाथों में है। आपका जो किचन है 24 घंटे खुला है और आपको खाना बनाने का बहुत शौक है और सबको खिलाने का बहुत शौक है। रात के 12 बजे भी कोई आए तो उसको गरम गरम खाना आप इतने प्यार से उनको परोसते हैं। आप मुझे अपने कुकिंग के बारे में बताएं। मुझसे ज्यादा अच्छी कुकिंग तो यही करते हैं। अरे वाह। नहीं ये ज्यादा मतलब क्वांटिटी में तो ठीक है कि ये यही करती हैं। सवाल क्वालिटी का है। आपने ऐसी दुखती रग पकड़ ली है कि मामला बिगड़ जाएगा। देखिए जनता के बीच में या लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर मैं कह दूं कि मैं इनसे बढ़िया खाना बनाता हूं, कम से कम कुछ चीजें तो बनाते ही होऊंगा, लेकिन ये फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरे बच्चे करते हैं। अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए तो थोड़े सयाने स्मार्ट हो गए तो वो कहते हैं कि दोनों कहाँ कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि वो कहें कि पापा आपने बढ़िया बनाया है, लेकिन माँ की तरफ देखते हैं वो तो फिर अकेले माँ के चुपचाप मेरे से कहते हैं। तो उनका सर्टिफिकेट मुझे मिल जाता है, अस्मिता का और भुवन का, तो फिर मुझे लगता है कि बात ठीक है। तो मेरे दामाद भी है सुदीप और बहू भी है प्रियंका, तो जब बच्चों को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिखाया सुमेधा जी नहीं मुझे बनाना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुमेधा जी, कैलाश जी को क्या अच्छा लगता है खाना? कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगता है? इनको वैसे तो सभी कुछ अच्छा लगता है पर कढ़ी है स्पेशल। कढ़ी। और ये टमाटर बहुत अच्छे बनाते हैं। कैसी चीज? भरवा टमाटर। भरवा टमाटर, भरवा नहीं भरवा टमाटर, भरवा टमाटर। ठीक है। तो कैलाश जी जब आपको मिलने आएंगे तो हम यही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, पक्का, तय हो गया। आपने कढ़ी सुमेधा जी अच्छी बनाती हैं, भरमा टमाटर मैं बना के खिलाऊंगा आपको। एक के बजाय 2 डिश मिलेंगी। वेरी लवली। और साइना जी साथ होंगी तो मैं कुछ एक आध और चीज बनाऊंगा स्पेशल। वेरी नाइस। मैंने कहा ना कि बहन जी की बेटी हमारी बेटी की तरह है। थैंक यू जी जी। अच्छा कैलाश जी, आपका कैरम बोर्ड। अरे कैरम बोर्ड में हारने लगा हूं मैं झगड़ा करते करते। आप ऐसी दुखती रख क्यों पकड़ना चाह रही हो भाई? क्यों आप झगड़ा करना चाह रही हो? कैरम बोर्ड में आज ही झगड़ा हुआ है, सच्ची बात ये है। आज ही किसी को मैं कह रहा था कि गलत चली है इसने चाल, ये ठीक नहीं है, ये लाइन से इधर टच कर गई इसको, बीच की कॉर्नर वाली लाइन से, तो ये उसके पक्ष में खड़ी हो गई। हमेशा निर्बलों के पक्ष में रहती हैं, मुझे मौका नहीं देती। तो वो एक और हमारे स्टाफ की एक बच्ची खेल रही थी तो उसके पक्ष में खड़ी हो गई। अब नाराज होकर उठ के चली गई, मैं पीछे पीछे मनाता गया गाना गाते हुए, दुनिया मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो क्या करता मैं, थोड़ी देर बाद मन बना के, अभी तक नहीं बनी। ये तो आपने पता नहीं क्या चमत्कार किया कि ये सामने आके बैठ गई और मेरी प्रशंसा कर रही। साइना की कमाल है जिसने बुला लिया सुमेधा। वेरी नाइस, थैंक यू। कृपा। अच्छा अब आई जी आपके गैजेट्स का बहुत शौक है आपको, पूरी स्टडी आप करते हैं हर एक गैजेट पर। वो जो पढ़ाई लिखाई
ये जो पढ़ाई लिखाई से मैंने इंजीनियरिंग किया, पढ़ाया भी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो इंजीनियरिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं वो कीड़ा बना रह जाता है। तो वो कहीं ना कहीं में अब खरीदना बहुत, मैंने जीवन में खरीदे नहीं है गैजेट्स, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लेकिन वो विंडो शॉपिंग करता था एयरपोर्ट पे पहले। अब विंडो शॉपिंग करता हूँ तो कोई साथ में होता है तो सोचता है मेरे पास, मैं कभी पैसे भी नहीं रखता ना, मेरे आज तक मैं बैंक नहीं गया पिछले मेरे ख्याल से 30 साल से, और मैंने आज तक वो पैसा निकालना नहीं आता मुझे उसमें से, ये जो एटीएम वगैरह है, तो जानता नहीं हूँ मैं ये सब चीज। तो अब फायदा ये हो गया है कि कोई ना कोई साथ होता है, तो उसको लगता है कि कैलाश जी को ये गैजेट पसंद है, तो अगर उसी समय होगा तो उसी समय, नहीं तो बाद में दिला देते हैं। अब मेरा बेटा भी गैजेट ला के दे देता है, उसको पता है कि, और घर में अच्छा ये होता है कि सामान्य घरों में बाप अपने बच्चों को अच्छी सी कोई गैजेट नहीं ला के देते हैं, हमारे यहाँ बच्चे हमें ला के देते हैं और हम उन्हें पुरानी पकड़ा देते हैं। जी, आपके कोई डेली रूटीन की बात, आप हवन करते हैं शाम को? हवन सुबह अच्छा। मैं तो फिर भी थोड़ा सा आलसी हूँ, कई बार करता हूँ कई बार नहीं करता, लेकिन सुमेधा जी नियमित तौर पे करती हैं। वेरी नाइस। और हमारे घर में हमेशा यज्ञ होता है, हमेशा। बहुत अच्छा। वो रोज सुबह होता है हवन, रोज सुबह। जी, नियम से। जी जी। इसी पे एक और बात मेरे मन में आ रही है जो आप बताएं लोगों को। दया और करुणा में फर्क क्या है? दया और करुणा में, और एक कॉमन आदमी कैसे मदद कर सकता है? हाउ कैन दे प्रैक्टिस द डिफरेंस बिटवीन करुणा एंड दया? जी, मैं एक चीज और इसमें जोड़ूंगा, वो है कृपा। जी तो जी कृपा, जी करुणा और दया बहुत मिलते जुलते शब्द हैं जी। और करुणा के नजदीक दो और शब्द हैं। हिंदी में तो अपना सहानुभूति है, अंग्रेजी में सिंपैथी और एम्पैथी भी है। सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन। तो आपने दया का पूछा, तो दया का जो भाव है वो काइंडनेस है, दयालु होना, काइंड होना है। और कृपालु होने में जो है वो मर्सीफुलनेस। तो अगर आप किसी के साथ दया, मर्सी करके, कृपा करके कुछ देते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं खुशी होती है, वो आपके अहंकार को तुष्ट करती है, अहंकार को मजबूत करती है। अगर उस भाव से दे रहे हैं कि देने वाले का हाथ ऊपर है और लेने वाले का नीचे है, तो बहुत सारी चैरिटीज होती हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भीतर का एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, और उससे उसी तरह के न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट होता है दिमाग के अंदर। और दूसरा जो है वो है आपका काइंडनेस का भाव। काइंडनेस का भाव आपकी सिंप्लिसिटी को बढ़ाता है, क्रूरलिटी को कम करता है, और अहंकार को नहीं आने देता। दयालु लोग नॉर्मली विनम्र होते हैं, कहीं उनके मन में दया है तो विनम्रता भी उसके साथ साथ आएगी, एक पोलाइटनेस आती है। But the differentiation between these three, sympathy and empathy and compassion is important to understand. Sympathy, when you see and feel the suffering of others and be sympathetic. Oh, feeling of suffering of others is sympathy for that person. कई बार सिंपैथी में आप बोल सकते हैं, कई बार सोच सकते हैं, कई बार कुछ कर सकते हैं, निकल जाते हैं सिंपैथेटिक, बहुत अच्छी बात है। The inner circle of it, little bit deeper, is empathy. When you feel the suffering of others as your own suffering, then you are empathetic. And in that sense, you are much more deeper. और एम्पैथेटिक लोग कई बार बहुत ज्यादा बर्न आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते, करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक इसका एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। और दूसरा ये एम्पैथेटिक लोग बहुत ही भले होते हैं, भले भलमनसाहत नहीं होती है। सो इट्स ए कंट्राडिक्टरी सिचुएशन इन वन वे और अदर। अगर आपके अंदर बहुत हिम्मत है, साहस है, तो आपकी एम्पैथी वुड गिव समथिंग, वुड बी कंस्ट्रक्टिव। तो वो एक एम्पैथी। लेकिन द डीपेस्ट थिंग इज कंपैशन, दैट इज करुणा। Compassion is the feeling for suffering of others as your own suffering, with a desperation and drive to act to end that suffering. So empathy के साथ जब ये
एक्शन करने का भाव जुड़ता है कि नहीं, मैं इस सफरिंग को खत्म करूंगा क्योंकि ये मेरी सफरिंग है, और इसके लिए कोशिश किए बगैर भी, जैसे मेरे पैर में चींटी काट जाए आपसे बात करते करते, तो मेरा दिमाग, हाथ, पांव, मेरी उंगली वहां जाके उस चींटी पे पड़ेगी। डिलिबरेटली कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन वो हुआ मेरे से, क्योंकि इट्स माय सफरिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द सफरिंग ऑफ अदर्स एज योर ओन सफरिंग विद ए डिजायर टू एंड दैट सफरिंग, दैट इज कंपैशन। वो करुणा है जब आप किसी का दुख दर्द दूर करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। तो कंपैशन में साहस है, क्योंकि आप साहस के बगैर इसे कैसे करेंगे। इनिशिएटिव है, लीडरशिप है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, धैर्य है, रेजिलियंस है। तो ये करुणा के साथ जुड़े हुए सारे भाव। तभी मैंने शुरू में कहा कि ऑल रिलीजन्स वर बोर्न आउट ऑफ कंपैशन। मैं रिलीजन और धर्म को अलग अलग करके देख रहा हूँ। धर्म की परिभाषा अलग है हमारे शास्त्रों में, जो कि रिलीजन नहीं है। लेकिन रिलीजन या पंथ जिसे कहते हैं हम लोग, तो सब पंथ, अगर गुरु नानक देव जी इतने कंपैशनेट ना होते कि राम की चिड़ैया, राम का खेत, और चिड़ैया चुन लो खेत, चुग लो खेत, तो क्या चीज है। चिड़ैया के लिए उनके अंदर वो कंपैशन है कि भूखी चिड़िया रहेगी और मैं खाना खा लूं, ये कैसे हो सकता है। आओ खाओ मेरे बाप का खेत, चल लो, ये कंपैशन है। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह का, महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का, दूसरे के दुख को देखकर परेशान हो जाते हैं, बीमारी को देखकर, मौत को देखकर, बुढ़ापे को देखकर, तो बुद्ध बन जाते हैं वो, लेकिन वो परेशानी दूर करने की कोशिश। सो दैट इज कंपैशन। सिमिलरली मैं कहता हूँ, ये बड़ा लोगों को अजीब लगेगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं, उनकी विचारधारा या उनके तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं अहिंसा में और शांति प्रियता में भरोसा रखता हूँ। लेकिन लेनिन भी कहीं ना कहीं दुखी हुए, दूसरे का दुख दर्द देखकर उन्होंने अपने तरीके से उसका समाधान खोजा। या माओ त्से तुंग दुखी हुए, फिडेल कास्ट्रो, चे गुएवारा, दूसरों का शोषण, अन्याय, दुख दर्द देखकर वो एक ऐसे रास्ते पर चले गए जिस रास्ते का हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो रास्ता फिर प्रतिहिंसा में, हिंसा फिर प्रतिहिंसा में जाती है। इसलिए शायद वो ऐसा रास्ता नहीं है जिससे समाधान निकल सके। लेकिन जो रास्ता करुणा का, समाज में चेतना जगाना, परिवर्तन करना, सबको एक समझकर चलना, और एक समझने में केवल आप इसको ही नहीं समझते हैं कि आप दूसरे प्राणियों को या मनुष्यों को अपना, मनुष्यों के दुख दर्द को अपना समझें, बल्कि आप पहाड़ के, समुद्र के, नदी के, पौधे के, पेड़ के, चिड़िया के, शेर के, सांप के, सबके दुख दर्द को उसी तरह महसूस करें जैसे मेरा अपना ये दर्द है। तो आप एनवायरनमेंट बचा पाएंगे। हमारे यहाँ हजारों सालों से हम धरती को माता कहते हैं, भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम प्रकृति को माँ कहते हैं, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हम अपनी मदरली एक, क्योंकि मदर का जो रिश्ता है बच्चे के साथ, वो पहला रिश्ता, जब माँ, आप जब पैदा हुई, बहन जी की गोद में जब आई, तो कुछ दिमाग से सोच के उन्होंने आपको प्यार नहीं किया, दिमाग से सोच के गले नहीं लगाया, उनकी खुशी दिमाग से सोच के नहीं हुई। सारे के सारे अब न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए। मनोवैज्ञानिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, इस पर इतना गहराई से नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन इट्स ए बायोलॉजिकल फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर मदर एंड चाइल्ड बोथ। तो हम प्रकृति के साथ कहते हैं, अगर प्रकृति का कहीं शोषण हो रहा है, तो मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता जो कंपैशन का है, डिवाइन रिलेशनशिप है, ये हमारे यहाँ हैं सब चीजें भरी पड़ी। लेकिन अब ये सारी उपदेश की बातें हो गई, अच्छी लगती हैं, उपदेश देते हैं लोग, उपदेश सुनते हैं लोग, लेकिन जिंदगी में जीने से हम लोग पूरी दुनिया को बढ़िया, एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, सब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सब अच्छी अच्छी बात है। लेकिन जब तक कंपैशन का रिश्ता, एक करुणा का रिश्ता हम कायम नहीं करेंगे अपने साथ में, हमारे अंदर भी तो बहुत सारी बीमारियां हैं। हमारे अंदर अगर घृणा है, द्वेष है, वैमनस्य है, हिंसा का भाव है, तो वो समझो कि हमारे अंदर की का दर्द है, वो बीमारी हमारे अंदर की। हमारे अंदर की बीमारी को हम उसी तरह महसूस करें जैसे हम अपने अंदर की बीमारी को महसूस करें। लिटिल डीपर फिलोसॉफिकल बात, लेकिन फिर भी हमको, जैसे हम दूसरों के दुख दर्द को समझें, अपने उस दुख दर्द को समझें। स्वार्थी होना अपने से प्रेम करना नहीं है, अपनी कमजोरियों को समझ के और
उसको दूर करना करुणा का भाव है, वही अपने प्रति प्रेम है। तो अपने प्रति प्रेम अगर रखते हैं तो वो करुणा का प्रेम है। तो ये सब चीजें हमें रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में आई ऑलवेज से दैट लेट अस डू द पॉलिटिक्स विद कंपैशन, कंपैशनेट पॉलिटिक्स, compassionate economy, compassionate business, compassionate social work, and even compassionate religious work. धर्म संस्थाएं, धार्मिक पुरुष भी अगर करुणा के भाव से प्रेरित नहीं है तो मैं उन्हें धार्मिक नहीं मानता। True compassion makes you truly selfless. Of course. Makes you truly selfless. और सुमेधा जी, आप जब छोटे थे तो आपने गौ माता की रक्षा के लिए एक आपने क्रांति करी थी, आप बताएं। उस समय गौरक्षा आंदोलन काफी तेजी से था और गौओं की रक्षा के लिए मैं अपनी मदर के साथ तिहाड़ जेल में गई थी, जहाँ पे ये थोड़ा सा पहले पैदा हो गई, नहीं तो ये बहुत सुधर के आ जाती वहां से। और अगर तिहाड़ जेल में रहते रहते हमारा बेटा या बेटी पैदा हो जाते तो फिर उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। ये सब टाइम की बात है। जो पूरा जीवन जो है वो एक क्रॉस रोड्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड वी आर टाइनी पार्टिकल इन दैट टाइनी क्रॉस रोड। हजारों हमारी जिंदगी में ये होते हैं कि स्पेस और टाइम की रिलेटिविटी से ही दुनिया की चीजें परिभाषित होती हैं। और वो बात पहली बात भले मैंने मजाक में कही हो, लेकिन ये बात सीरियस है कि हम सब उसी तरह के हैं कि किस तरह टाइम और स्पेस को ध्यान में रखते हुए तभी हमारे यहाँ यूनिवर्सलिटी की बात, अनंतता की बात सोची गई है हमारे दार्शनिकों ने भारत में। रेयर फैमिली, यू आर स्पीकिंग टू वेरी रेयर फैमिली। यस, हमारा समय पूरा हो रहा है, तो जस्ट टू कंक्लूड, दिल नहीं कर रहा है जाने का, देयर सो मच टू शेयर। आपने बहुत प्यार से अपने बच्चों को परवरिश दी है, उनका पालन पोषण करा है, उनको सक्षम बनाया है टू टेक ऑन द वर्ल्ड। आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड, इज कि वो खुद सक्षम हो टू टेक ऑन व्हाटएवर लाइफ ब्रिंग्स। और जी, मुझे पता नहीं है इसका श्रेय सुमेधा जी को ही जाता है, क्योंकि मैं सच बात कह रहा हूँ कि बच्चे जब बड़े होते गए तो मेरे जहन में वो गहराई और बढ़ती गई कि दुनिया के जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, मैं उनका माँ हूँ, पिता हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं उनका भाई हूँ, मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। और बहुत वक्त उसमें लगता था और कोई अब जान पहचान नहीं थी लोगों से, लोगों में भी चेतना नहीं थी, बहुत मुश्किलों के दौर थे। तो बच्चों की परवरिश में तो इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन संभव है कि बच्चे मेरी ज़िंदगी को देखकर सीखे हों, हम दोनों की ज़िंदगी को देखकर भी सीखे हों। हमारे घर में हम बच्चों को, जब दूसरे बच्चों को आज़ाद करा के लाते थे तो हमारा एक कमरे का घर था, उसी में हम खाना भी बना रहे हैं, खिला रहे हैं, और दूसरे बच्चे भी सो रहे हैं, हमारे बच्चे भी उनके साथ सो रहे हैं। बेटे ने ये दिन देखे, फिर बेटी ने भी। आश्रम जब हमारा बन गया तो हमारे बच्चे, खासकर हमारी बेटी बहुत छोटी थी, वहाँ जाकर उन बच्चों को पढ़ाने लगी। अस्मिता खुद जितना सीखी उतना उसने अपने हमारे और भाई बहनों को सिखाया। छोटा बड़ा सीखा तो उसने वहाँ छोटा बड़ा सिखा दिया, ABCD सीखी तो वो सिखाई। तो वो अच्छा लगा हमें देखते देखते। बल्कि जिस आश्रम में से बैठकर हम अभी बात कर रहे हैं, बाल आश्रम में, कि अस्मिता जब एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कनाडा में बुलाई गई, 10 साल की थी वो, तो वो लोग इतने प्रभावित हुए इसकी बात सुनकर कि उन्होंने कुछ गिफ्ट के रूप में चेक दिया और कहा कि तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा कनाडा में हम वहन करेंगे। तो उसे तो पता नहीं था, पैसे धेले का हिसाब नहीं था 10 साल की उम्र में। तो उसने कहा कि इस पैसे से बजाय इसके कि मेरी पढ़ाई तो मेरे माँ बाप जैसे भी ये करा देंगे, लेकिन हमारे आश्रम में, बहुत छोटा आश्रम था पहले दिल्ली में, तो वहाँ कम बच्चे रह पाते हैं, तो अगर ये पैसे से मैं आश्रम खोल लूँ आप कहो तो
तो वो तो खूब हैरान हो गए। उन्होंने वहीं उसने मंच पे ये कहा, हमसे बगैर सलाह मशवरा किए कहा, और नतीजा ये हुआ कि वहीं उन्होंने घोषणा कर दी कि बेटा इतने से पैसे से नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी माताजी से कहो कि इसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दें। तो एक प्रोजेक्ट बना, आश्रम बना, उसकी बिल्डिंग की शुरुआती खर्चा और 5 साल तक उसे चलाने का खर्चा उन्हीं लोगों ने दिया, कैनेडियन लोगों ने। तो ये परवरिश का नतीजा है। बेटा हमारा कितने सारे हमले उसके ऊपर हुए हैं, और बचपन में भी उसने ये सब देखा सहा। और एक बार तो एक एक्सपोर्ट कंपनी है, उसने आके हमारे घर में एक हमला करने की कोशिश की। एक हरियाणा के एक छोटे से किसी थाने से वो लेके आ गए एक अरेस्ट वारंट, और आके एनकाउंटर करने की सोची, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि एनकाउंटर की योजना थी। एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को कहा कि फिर मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए उन दिनों 95 में। तो ये हुआ। तो उसको, हमारे बेटे को वो लोग रिवॉल्वर बार बार दिखा के कह रहे थे कि मारेंगे। हमारे घर में इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते थे। हमारे बच्चे उन फ़ोन कॉल्स को रिसीव करके बड़े हुए, जिसमें उनको या हमको मारने की धमकियाँ मिलती थी। तो इससे वो उनकी हिम्मत बढ़ी। मुझे लगता है कि ये जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो उनको ताकतवर बनाती हैं भीतर से। और सबका स्नेह मिला, परमात्मा की कृपा रही, तो धीरे धीरे करके ये संभव हो पाया। ये पूरी की पूरी कृपा है, और मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ ये कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, आपके बच्चों पे बनी रहे। दैट इज व्हाट अ मदर एंड अ फादर ट्रूली वांट, कि वो कृपा उनके बच्चों पे बनी रहे। अब जी, आप आपके प्रार्थना लिए करिए कि दुनिया के सारे 3 अरब बच्चों पर कृपा बनी रहे, यस और यस परमात्मा की उन सब पर नहीं, कृपा रहे। नहीं। और खासकर ये जो अभी कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत बुरा असर होने वाला है दुनिया के सबसे मार्जिनलाइज बच्चों के ऊपर, उस पर मैं बहुत चिंतित हूँ। अभी 1 अरब बच्चे स्कूल में नहीं हैं, तो अभी बीमारी के और महामारी की वजह से, लेकिन उनमें से लगभग आधे बच्चों के लिए, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं है। करीब करीब 38 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको मिड डे मील या इस तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं दुनिया के कई देशों में, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो उससे उनके हाल खराब होने वाले हैं। तो हम सबको प्रयास भी करने पड़ेंगे और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि जब भी हम इस अंधेरे में से निकलेंगे तो हम लोग सब साथ साथ इस अंधेरे को पार करके निकलेंगे। चंद लोग अगर इस अंधेरे में से निकल गए और बाकी लोग पीछे छूट गए तो दुनिया बहुत ख़राब हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि बच्चों की नज़र से अगर हम दुनिया को देखेंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत दुनिया है। हमारे अंदर जो बच्चा है कहीं ना कहीं वही हमें सही राह दिखाता है, क्योंकि बच्चे का मतलब बचपन नहीं है, सरलता, सहजता, ट्रांसपेरेंसी, फॉरगिवनेस, the quest for learning new things. This is childhood, and that childhood should be restored, should be That's preserved true. inside each one of us. That's true. कहते हैं a child goes missing every 6 minutes. हाँ, अब ये तो है, भारत में हालत है। इतना बड़ा ये संघर्ष है, जी, इतना बड़ा। सुमेधा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, नवरात्रि का त्योहार चल रहे हैं और 9 दिन हम हर दिन एक लक्ष्मी की, दुर्गा की और सरस्वती की और सबकी पूजा करेंगे, 9 देवियों की। तो अगर सच्ची पूजा वो तभी होगी अगर हमारे भारत के लोग कम से कम ये समझें कि हर बेटी की इज्जत उनकी अपनी इज्जत है और वो उनको भगवान का रूप मान के उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं लेंगे। तो मैं बहुत अच्छा। समझूंगी कि नवरात्रि का त्योहार भी मनाना सार्थक होगा। जो आप माँ की कृपा कह रहे हैं, माँ की कृपा तो तभी होगी जब हमारी हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, हर माँ को सुरक्षा मिलेगी, महिला को बहुत सुरक्षा मिलेगी। जो हम बहुत लोगों जितना एक ऐसे दर्दनाक हादसे रोज सुनने में आ रहे हैं, भगवान ना करे कभी भी किसी बेटी के ऊपर नहीं। ऐसा अत्याचार। तो Absolutely. हम लोग, हमें जिम्मेवारी खुद लेनी होगी अपने कंधों पे, तभी ये 9 दिन के मनाने का सार्थक होगा। वही सच्ची Absolutely. माँ की बिल्कुल। Absolutely. सोच बदलने का भी ये कार्य है, लगे रहेंगे। अब आपको आपकी बेटी का एक वीडियो दिखाते हैं। Papa is the most tender and loving father in the whole world. We have wonderful memories of him cooking for us, of long family road trips,
He taught us a lot of important values like love and compassion. But perhaps the most important thing he taught me was to question, to not accept anything at face value, to question, to reason, and find our own truth. One of the craziest things my parents did was not to give me a last name as a statement against the caste system. This was quite a funny situation, especially during my years in the US. But, as I grew older, I learned to value it as one of the greatest gifts I could have gotten in my life. Very nice. Very nice. Very nice. Very सब nice. आपका प्यार है World हमारा, needed हम to hear. सब yes, World needed to hear it. यस हमारा समय पूरा हुआ है इस प्रोग्राम का. we will stay connected. स्टे नहीं, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी आपको जाके आईवीएफ के बच्चों के साथ की गाइडेंस लेनी है. Yes. समझे? Yeah. मैं We have to now संपर्क- rescue the children. We now need to rescue the children of prisoners, while in prison, outside the prison, because children go missing there. जब बच्चे को माँ बाप नहीं मिलते बाद में, वो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं बिल्कुल और उनकी ट्रैफिकिंग भी होती है, और यही कैलाश जी का है. तो आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर. जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है, आपको जी. इनके आश्रम जाना है और उनसे शिक्षा लेनी है. जी we will stay connected and we will take the program forward. जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है, आप जा सकते हैं फिजिकली, जाकर इनसे शिक्षा ग्रहण करो, और कैसे आगे इन बच्चों की मदद हो सकती है सही रास्ते पे, ये हमको नया शिक्षा लेनी है. और मैंने ये सीखा, ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, ये भी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, और इसको किसी ने अभी टेकअप नहीं किया. इस एंगल को, चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स को अभी ये टेकअप नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए यू हैव टू बी अ प्रिजन ऑफिसर टू अंडरस्टैंड इट. सो इसलिए ये एक एरिया अनअटेंडेड है. किसी को एक दिन लेना है, व्हाई नॉट हिम अगेन एज एन एडेड थिंग along with labor, bonded labor. जी. In the meanwhile, I'll send you all the details. I will Yeah. send you all the details. Sure. Then we can take That's it forward. जी, all with Ma's Kripa. And we have a सुमेधा जी, अब बिग हग दी हूँ मैं यहाँ से आपको हग करती हूँ. Thank you very much. Thank you. जी. Thank you for this wonderful time. आपने हमें इतना कीमती समय दिया, दोनों ने, सुमेधा जी ने और कैलाश जी ने और उनके परिवार ने. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और हमको दूर आगे मार्गदर्शन देंगे, ये भी हम आपके बहुत आभारी हैं. नहीं, हम जरूर मिलके करेंगे बहन जी, हम सब मिलके करेंगे. जी. एक ई मोमेंटो है आपके लिए. ई मोमेंटो है अनूप जी. इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है. Do we have it? स्क्रीन पे नहीं आती. we will send it. कोई बात सारा नहीं. कुछ ये वीडियो, आप दोनों का इतना स्नेह और इतना सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा मोमेंट जो है, और ये ये दिख है ही रहा है आपका. जी सामने, दिखने भी लगा. ये आपको मोमेंटो. जी Thank you for your presence. बहुत धन्यवाद. ये जितने भी मोमेंटो और सम्मान हैं, एक बड़ी बहन के स्नेह से ज़्यादा कीमती नहीं होते. और साथ में बेटी भी है उनकी, जो कि एक पर्पसफुल सोल है, जो दुनिया के लिए बेहतर बनाने में लगी है. तो आप दोनों को मेरा बहुत धन्यवाद. Thank you सुमेधा जी. प्रणाम to you. सुमेधा जी प्रणाम. कैलाश जी प्रणाम. We meet soon. Sure, हम we'll जल्दी meet. मिलेंगे. We'll meet जी, soon. जय धारी माँ. Thank you. जी. I'm so happy you become self-sufficient.
Congratulations